यूक्रेन की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का स्टैंड करती है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अगर समझाएं तो देखिए, एक साल में जो मिलिट्री लॉस यूक्रेन का हुआ है, खत्म होने की कगार पर यूक्रेन आर्मी के सोल्जर हैं, क्योंकि 65,000 जो जवान है वो मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के सिविलियंस लड़ रहे हैं रूस से जंग, जो सिविलियंस हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कब तक सामना कर पाएंगे। इसके अलावा खबर ये भी कि जो सिविलियंस लड़ रहे हैं, यूक्रेन के पास अपना कोई टैंक, कोई मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम अब नहीं बचा है। वो तो पश्चिम के देशों के हथियारों के बल पर लड़ाई कर रहा है। अपना कोई टैंक और कोई MLRS यूक्रेन के पास नहीं बचा है। इसके अलावा ये भी खबर के हथियारों की कोई प्रोडक्शन यूनिट भी नहीं बची, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को तो चुन चुनकर रूस ने तबाह किया है। ऐसे में कोई प्रोडक्शन यूनिट कैसे बचेगी। उधार से हथियारों से जो जंग है वो यूक्रेन की तरफ से लड़ी जा रही है। सिर्फ जो हथियार उसको पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं, तो कब तक ये सप्लाई होती रहेगी। जिस दिन सप्लाई बंद, उस दिन यूक्रेन के पास हथियार खत्म, और उसी दिन ये युद्ध जो है पूरी तरीके से रूस के कब्जे में आ जाएगा। रूस ने यूक्रेन के सभी एयरबेस तबाह कर दिए, तो अपनी कोई एयर स्ट्रिप नहीं है, यूक्रेन के पास कोई एयरबेस नहीं है, इसलिए हवाई हमलों को लेकर के भी दिक्कतें यूक्रेन के पास आ रही है। यूक्रेन के पास अपना जेट या हेलीकॉप्टर भी नहीं है। पश्चिमी देशों से जो फाइटर जेट है वो यूक्रेन मांग रहा है। जैसे इससे पहले भी आपने देखा, जब वो गए थे ब्रिटेन, तो वहां उन्होंने फाइटर जेट मांगे थे, कहा था कि हमारे पास किंग है लेकिन विंग नहीं है, विंग हमें दीजिए, क्योंकि अपना कोई शिप भी उनके पास नहीं बचा है। तो ये तो ही यूक्रेन को जो नुकसान हुआ है उसकी बात। चलिए अब रूस के नुकसान की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो रूस ने अपने टोटल लॉस को अब तक दुनिया से साझा नहीं किया, लेकिन यूक्रेन डिफेंस डेली बेसिस पर रूस के नुकसान की एक रिपोर्ट को जारी करता है। आज की रिपोर्ट क्या कहती है वो हम आपको बताते हैं। तो आज की रिपोर्ट ये कहती है कि 362 दिन जो इस जंग को हुए हैं, उसमें पुतिन का कितना लॉस हुआ है। तो देखिए, जवान जो लॉस हुए हैं वो हुए हैं 1,42,860। इसके अलावा अगर बैटल टैंक की बात करें तो 3,310 बैटल टैंक्स का नुकसान हुआ है, और साथ ही फाइटर जेट की बात करें तो 298 फाइटर जेट का नुकसान पुतिन को उठाना पड़ा है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हुए और भी नुकसान की बात करें, अगर हेलीकॉप्टर, MLRS और आर्म्ड पर्सनल व्हीकल की बात करें तो हेलीकॉप्टर 287 नुकसान उठा चुका है रूस, MLRS 469 नुकसान हो चुका है, और आर्म्ड पर्सनल व्हीकल जो है 6,545 खत्म हो चुके हैं। वहीं क्रूज मिसाइल 873 गंवा चुका है रूस इस पूरी जंग में। आर्टिलरी सिस्टम का नुकसान की बात करें 2,327 नुकसान हो चुका है। वॉरशिप जो है वो 18 रूस के तबाह हो चुके हैं। वहीं UAV अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल जो है वो है 2016, इतना गंवा चुका है रूस। व्हीकल एंड फ्यूल टैंक कितने गंवा चुका है 5,196। और ये जो तमाम सोर्स है जो हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं वो कीव इंडिपेंडेंट की तरफ से है। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। यूक्रेन में खेत बने अब जंग का मैदान। बड़ी खबर यह कि गेहूं के खेतों में तोप और रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए गए हैं। युद्ध में लाखों हेक्टेयर फसल क्योंकि बर्बाद हो चुकी है। युद्ध के बीच लाखों किसानों का पलायन भी जारी है, क्योंकि देखिए अब एयर स्ट्रिप तो बचे नहीं है, एयरबेस बचा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। चुन चुनकर जो सैन्य ठिकाने थे, सैन्य क्षमता थी, उन्हें टारगेट किया गया रूस की तरफ से। ऐसे में अब खेत में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में खेत अब जंग का मैदान बन चुके हैं, और वहां पे जो फार्मर्स थे वो सब जा चुके हैं। गेहूं के खेतों में तोप और रॉकेट अब नजर आता है। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुका है, तो कितना नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है वो आप समझ सकते हैं। युद्ध के बीच लाखों किसानों के पलायन की भी जानकारी मिल रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर है वो खेतों की है, और खेत जहां पर गेहूं लहलहाते थे वहां पर अब धुआं ही धुआं है, वहां पर अब आग है, और बड़े बड़े जो हथियार हैं उन्हें रखा गया है। और चलिए आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात अभी भी लगभग 1 साल पूरा होने के बाद भी बने हुए हैं। तो ये जो तस्वीर है वो खेत आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। ये खेत जहां गेहूं की फसल हुआ करती थी वहां पर अब सिर्फ आपको गोला बारूद, हथियार, आग, धुआं और ये सब कुछ नजर आता है। यहाँ से अटैक किया जा रहा है एक के बाद एक, और जो किसान है वो लाखों की संख्या में यहाँ से निकल चुके हैं। किसान चले गए हैं अपने खेतों को छोड़ करके, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। पूरा जो खेत है वो जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीर देखिए जहां आपको सिर्फ काला धुआं नजर आ रहा है। टैंक के जरिए यहाँ टैंक एक के बाद एक तैनात किए गए, और टैंक से लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो बड़े बड़े टैंकों ने अब गेहूं की फसलों की जगह ले ली है, और सब कुछ अब यहाँ पर तबाह और वीरान नजर आता है, क्योंकि जो सैन्य अड्डे हैं वो सब धराशायी हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, एयर स्ट्रिप नहीं बची है। ऐसे में खेतों का इस्तेमाल अब जंग के मैदान के तौर पर किया जा रहा है। यूक्रेन में खेत बने जंग के मैदान, गेहूं के खेतों में तोप, रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुका है। किसान भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। लाखों किसान बताया जा रहा है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और हमारे साथ मेजर जनरल लेके सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। जनरल सिवाच, इस युद्ध को अगर हम देखें, लगातार हम इसको लेकर चर्चा करते रहते हैं। 1 साल में अब 2 से 3 दिन ही बचा है।
हालात ये हो गए हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग यूक्रेन में तबाह हो चुका है, खेत जो है वो अब जंग के मैदान में बदले हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन का 60 से 70% इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हो गया है। जो उनकी मेन सिटी हैं कीव, खार्किव, खोरासन, जापोरिजिया, उसके बाद ओडिशा, वहां पर जो मेन बिल्डिंग थी और जो एनर्जी सेक्टर था वो भी बिल्कुल अब काम करना बंद कर गया है। चाहे उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट थे या इनका हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट या एनर्जी सेक्टर के बाकी चीज थे, वो सब बंद हो गए। और अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है और भयानक हो रही है, तो इस प्रकार से जो खेत हैं उसमें पहले तो जो लास्ट 1 साल से ना बोया गया है और जहां बोया भी गया है उसको काटने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि लोग पलायन कर गए हैं। और वहां पर आरटी की रॉकेट जो हैं गन उनको डिप्लॉय किया है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं। तो ये सच्चाई है कि बहुत भयानक स्थिति में जा रहा है पूरा वर्ल्ड, क्योंकि जिस प्रकार से फूड ग्रेन का एक बास्केट माना जाता है रूस और यूक्रेन, वो बर्बाद हो गया है। इस बार जो यूक्रेन की उपजाऊ है गेहूं की, वो करीब की 20% रह गई पिछले साल के। तो बहुत बड़ा नुकसान होगा यूक्रेन को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि यहाँ से पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार से अन्न जाता है। तो ये सच्चाई है। ये लड़ाई जो अभी 1 साल होने वाला 24 फरवरी को, यहाँ से किस तरफ जाएगी ये कहना मुश्किल है। मगर ये भी समझना पड़ेगा हमें, यूक्रेन को तो नुकसान हुआ है मगर रूस को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और सब ने सोचा था रूस 15-20 दिन के अंदर जीत लेगा यूक्रेन को, क्योंकि सेकंड मिलिट्री पावर है। ऐसा नहीं हुआ। और हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा नुकसान, 1.5 लाख के करीब उन्होंने अपने पर्सनल घुमाए हैं, 3,500 टैंक्स गिराए हैं, 500 के करीब एयरक्राफ्ट करा दिए हैं। और मनोबल में भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। सही कह रहे हैं सर आप, दोनों ही देशों को बहुत गजब का नुकसान पहुंचा है, जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। बने रही हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि इस युद्ध के 362वें दिन भीषण जंग जारी है। रूस का मल्टीपल लॉन्चर से जो अटैक की तस्वीरें हैं वो एक बार फिर से सामने आई हैं। रूस पूरी तरीके से तैयार है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि 1 साल होने वाला है और अभी भी तमाम हथियारों की गूंज जो है वो नजर आ रही है। यूक्रेन की सरजमीं को तबाह करने की रूस ने ठान रखी है और इसी में एक कदम और आगे बढ़ता हुआ रूस नजर आ रहा है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मल्टीपल लॉन्चर से ये जो अटैक एक के बाद एक फायरिंग की जा रही है, आप देखिए। और ये तस्वीर अगर आप ध्यान से देखें तो जो लॉन्च किए जा रहे रॉकेट उसके ठीक बगल में आगे में आप देखिएगा ये रशियन सोल्जर है जो जैसे फाइट करते हैं उस तरह का एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इस एक्शन के जरिए सोल्जर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अभी भी इस जंग के लिए पूरे जोश के साथ डटे हुए। चलिए इस तस्वीर को अगर और बेहतर तरीके से मैं आपको दिखाऊं और समझाऊं तो ये देखिए, यहाँ देखिए ये रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो सोल्जर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये एक्शन ऐसे कर रहा है जैसे किसी से इसकी हाथापाई हो, गुरिल्ला वॉर हो रहा हो, मारपीट हो रही हो, और उसी वॉर के एक्शन को ये अपने हाथों से दिखा रहा है। ये देखिए, जैसे आप समझ सकते हैं इसे बॉक्सिंग करते हैं, उसी तरीके से ये कुछ कर रहा है। और इसका सीधा सीधा जो संदेश है, जो मतलब है इस वीडियो का, वो ये है कि हम अभी भी पूरे जोश के साथ इस जंग के मैदान में डटे हुए हैं। हम इसी तरीके से अपने हथियारों के दम पर और अपने जोश और जज्बे के दम पर यूक्रेन के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को, यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे जब तक यूक्रेन हमारी तमाम बातें मान नहीं लेता है। जनरल सिवाच, ये वीडियो बहुत कुछ बताता है क्योंकि 1 साल अब इस युद्ध को होने वाला है। और जो बड़ी खबर है वो ये भी है अंदर से कि इस 24 तारीख से पहले कोई बहुत बड़ा अटैक रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया जा सकता है। और खासतौर पर जो अभी हम वीडियो देख रहे हैं, जो एक बॉडी लैंग्वेज सोल्जर्स की नजर आ रही है, वो बताती है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ बिल्कुल श्वेता, देखो सच्चाई यह है कि 24 फरवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा तो 2 बातें हो सकती है। देखो सच्चाई है कि अभी भी वहां पर बर्फ पड़ी हुई है और जो ग्राउंड है वो सोगी है। कोई उसके ऊपर ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता जहां टैंकों का इस्तेमाल हो। उसके लिए इनको रूस को वेट करनी पड़ेगी 15 से 20 मार्च की, जब जमीन थोड़ी सी सख्त हो जाएगी और टैंक्स का ऑफेंसिव मैन्यूवर हो सकता है। मगर अब क्या करेगा, अब 24 फरवरी के करीब मुझे लगता है कि वो रॉकेट से, मिसाइल से लड़ाई को तेज करेगा और ये जितनी भी इसकी मेन सिटीज हैं
जैसे कीव, खार्किव, उड़ीसा, खारासोन, उनको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगा यूक्रेन की। और दूसरा, डोनबस में जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा भयानक हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो है बिल्टअप एरिया की लड़ाई है, चाहे वो बाखमुट है या सोल्डर है। क्योंकि एम क्या होगा रूस का कि किसी तरीके से ये जो डोनबस का इलाका है, जो ईस्टर्न क्रेसेंट जिसको बोल रहे हैं, जो आपका खार्किव से लेके डोनबस, उसके बाद आपका चला जाता है उड़ीसा, खारासोन, उस इलाके को एक मजबूत करे, ये करेगा ये। मगर मेजर ऑफेंसिव जो है वो मुझे लगता है 3rd वीक ऑफ मार्च से पहले नहीं जा सकता। जो वो 3 प्रोंग अटैक करेगा, एक तो नॉर्थ से बेलारूस से टैंकों से युद्ध करेगा, वो जाएगा कीव की तरह, क्योंकि वहां जो शॉर्टेस्ट रूट है। दूसरा, ईस्ट से डोनबास के इलाके से वो सेंट्रल यूक्रेन आएगा, और क्रीमिया और ब्लैक सी से वो साउथ से आएगा। यानी चौतरफा यूक्रेन को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है सर। बहुत बेहतर तरीके से आप समझा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। एक और जो बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों को बताते हैं। यूक्रेन का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है। ज़पोरिज़िया एन प्लांट पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के कई पावर प्लांट पूरी तरह ठप पड़ चुके हैं। रूस के हमलों में कई पावर प्लांट तबाह किए गए हैं। यूक्रेन के बिजली प्रोडक्शन में 70% की कमी इसी के साथ आ गई है। तो ज़पोरिज़िया एन प्लांट पर ये देखिए कब्जा रूसी सैनिकों ने जमा लिया है। यूक्रेन के कई पावर प्लांट जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन का जो बिजली का प्रोडक्शन है टोटल, उसमें 70% की कमी आने का मतलब आसानी से समझा जा सकता है। अगर सिर्फ 30% बिजली ही सप्लाई हो रही है तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर शहर अब अंधेरे में डूबे हैं, और बहुत ही लिमिटेड यूजेस जो है वो अब इस बिजली के हो रहे हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर ये कह दिया गया होगा कि अब आप बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो उत्पादन है वो बहुत कम हो चुका है। तो पावर प्लांट्स को जानबूझकर रूस की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। अब आपको यूक्रेन के पावर प्लांट्स का स्टेटस बताते हैं। 6 बड़े पावर प्लांट्स किस वक्त किस कंडीशन में इस वक्त हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो स्टेटस है वो आप इसको इस तरीके से समझिए। यूक्रेन की 70% जो पावर सप्लाई है वो ठप हो चुकी है, क्योंकि ये जो ज़पोरिज़िया का पावर प्लांट है, पावर प्लांट, उस पर उसने कब्जा कर लिया है। यही है वो पावर प्लांट जिससे कि सबसे ज्यादा सप्लाई बिजली की होती है। लेकिन यहाँ पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। ज़पोरिज़िया है और इस पर रूस का कब्जा होने का साफ साफ मतलब ये है कि यूक्रेन की जो टोटल सप्लाई है उसमें 70% की कमी आ गई है। और ये कौन कौन से हैं देखिए, हम आपको ये भी पावर प्लांट वो भी बता रहे हैं। रूसी हमले से जो बर्बाद हो चुका है वो रिवने का भी है, लवीव का भी है, इसलिए यहाँ पर जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। रूसी हमले से ये बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा चेरनोबिल को देखिए, चेरनोबिल भी एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है जो कि अब बंद पड़ा है। चेरनोबिल पर तो बहुत पहले ही हमला कर दिया गया था, जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके कुछ महीनों के बाद ही चेरनोबिल का जो पावर प्लांट है उसको बर्बाद कर दिया गया था। फिलहाल चालू कौन सा है वो ये देखिए, खमेलिंस्की जो है पावर प्लांट वो फिलहाल चालू है, और इसके अलावा ये चेरनोबिल बंद है। इसके अलावा साउथ यूक्रेन का जो एक पावर प्लांट है वो फिलहाल चालू है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर आप कहें तो ये तमाम, अगर आप जो पावर प्लांट्स हैं उनकी स्थिति को देखिए तो 70% पावर सप्लाई ठप हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर जो पावर प्लांट हैं उन पर अब रूस का कब्जा है। और जनरल सिवाच इसको इस तरीके से समझे तो ना सिर्फ जो सैन्य अड्डे हैं वो टारगेट किए गए, बल्कि जो आम लोगों की जिंदगी कैसे मुश्किल बनाई जाए ताकि ज़ेलेंस्की के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया। और इसमें एक बहुत अहम कदम जो है वो ये है कि पावर प्लांट्स को तबाह करना। हाँ बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक बोला। किसी तरीके से रूस की स्ट्रेटेजी है किसी प्रकार से यूक्रेन के लोगों का मनोबल तोड़ा जाए और उनको एक प्रकार इतना तंग किया जाए कि वो प्रेशर डालें ज़ेलेंस्की पे और एक सीज फायर की मांग करें और हार स्वीकार करें। ये करने की कोशिश की है। अभी रूस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है, एनर्जी सेक्टर को पूरा बर्बाद किया है, आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी थी उसको भी काफी हद तक बर्बाद हो गया है। मगर ये समझना पड़ेगा, ये जितने भी प्लांट थे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। जैसे ज़पोरिज़िया, यही डर था कहीं ऐसा ना हो जैसे चोर्नोबिल में न्यूक्लियर लीक हुआ था आज से 10 साल पहले। तो ये सच्चाई है कि काफी नुकसान हुआ है यूक्रेन को। मगर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी श्वेता, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रूस की भी हालात कुछ अच्छी नहीं है। अब जो है यूक्रेन को आधुनिक जो टैंक मिल रहे हैं, जैसे आपने पता है कि जो चैलेंजर 2 है ब्रिटेन से और लेपर्ड 2 है जर्मनी से और अब्राहिम एम है जो मेन बैटल टैंक अमेरिका का, वो दिए जा रहे हैं। इनका क्रू ट्रेनिंग कर रहा है यूक्रेन का, और उसके बाद जेट एयरक्राफ्ट की भी बात हो रही है। मुझे लगता है वो भी मिलेंगे, क्योंकि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। और जिस प्रकार से हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं नेटो से और अमेरिका से, ये लड़ाई चलती रहेगी। और ऐसे में हो क्या रहा है, रूस को भी बड़ा नुकसान है। क्यों रूस अकेला लड़ रहा है, उसको 2 ही देश खुल के मदद कर रहे हैं, एक तो ईरान
जो शाही ड्रोन दे रहा है, और किसी हद तक नॉर्थ कोरिया। चीन ने अभी तक हथियार नहीं दिए हैं खुल के, क्योंकि उसको डर है अगर वो हथियार देगा तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएगी, यूरोप के भी और अमेरिका की। मगर अब सुनने में आया है कि वो चोरी छुपे जो है अब हथियार देगा रूस को, क्योंकि रूस के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। एक साल से अकेला लड़ रहा है, इतना आसान नहीं है एक साल की लड़ाई झेलना, और उसको भी अभी जो इसके बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। रूस की लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं है, वरना तो रूस ने ये जंग कब की जीत ली होती। रूस की जो लड़ाई है वो अमेरिका, सभी नेटो कंट्रीज और वो भी पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो के सदस्य नहीं है उन सब से, क्योंकि वो सब सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को हथियार। आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन जो बड़ी खबर है वो एक के बाद एक हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये आ रही है कि पहला साल जो इस युद्ध का रहा है उसमें यूक्रेन ने अपना 18% हिस्सा खो दिया है। यूक्रेन के 18% इलाके पर रूस ने कब्जा जमा लिया, जिसमें खरसोन है, लुहांस्क है, डोनेस्क है, जपोरीजिया है, ये सब कुछ गवा चुका है यूक्रेन। रूस के कब्जे में अब यूक्रेन के 4 बड़े प्रांत हैं, ये 6 बड़े व्यापारिक शहरों पर रूस का कंट्रोल अब हो चुका है। तो बड़ी खबर, 18% यूक्रेन का जो हिस्सा है उस पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। 6 बड़े व्यापारिक शहरों पर भी अब रूस का कंट्रोल है। और ये तमाम जो शहर मैं आपको बता रही है ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा है, जो कि अलगाववादी गुटों से पहले भी परेशान रहा है, और ऐसे में अब रूस ने इन सब पर कब्जा कर लिया है। और चलिए अब आपको आगे बढ़ते हुए ये जो 18% हिस्सा है यूक्रेन का, वो हिस्सा कौन सा है, किस तरफ का है, कौन कौन से उसमें बड़े शहर है, वो सब कुछ आपको बता देते हैं। तो ये हिस्सा कौन सा है, इसको इस तरीके से समझिए कि ये देखिए यूक्रेन का मैप आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन है, और ये जो रीजन है वो यूक्रेन का ईस्टर्न रीजन है। ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से वो इलाके हैं, तो लुहांस्क, सबसे पहले तो हम लुहांस्क की बात करेंगे। लुहांस्क, डोनेस्क, इसके अलावा ये देखिए डोनेस्क आप देख रहे हैं, लुहांस्क आप देख रहे हैं, जपोरीजिया देख रहे हैं, और साथ ही आप ये जो तमाम इलाके देख रहे हैं जो पीले रंग में हम आपको हरे रंग में दिखा रहे हैं, वो ये दरअसल ये वो हिस्से हैं जिस पर रूस अपना कब्जा जमा चुका है। ये यूक्रेन का कुल 18% हिस्सा है जिस पर यूक्रेन अब अपना कब्जा खो चुका है। और ये देखिए ये जो मैप है वो हम आपको समझा रहे हैं। 18% जो यूक्रेन का हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है उसको इस तरीके से समझिए कि ये देखिए ये यूक्रेन है। यूक्रेन को आप देख रहे हैं इस मैप में, यूक्रेन का ये जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, ईस्टर्न इलाका है। ईस्टर्न इलाका जो रूस से सटा हुआ इलाका है, इसलिए रूस ने बहुत आसानी से यहाँ पर कब्जा जमा लिया है। ये वो प्रांत है जिसको कि खुद में मिला लेने का दावा रूस ने किया है। रूस ने कहा है कि ये सब अब रूस का हिस्सा है, जिसमें कौन कौन सा हिस्सा है, तो लुहांस्क है, जपोरीजिया है, खरसोन है, डोनेस्क है। तो ये जो 4 प्रांत हैं इसको खुद में मिलाने का दावा रूस की तरफ से किया गया। हालांकि आपको याद होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसी वक्त रूस ने ऐलान किया था कि ये तमाम जो प्रांत है वो अब यूक्रेन से अलग हो गए हैं और अब ये सब रूस में शामिल हो गए हैं। ये दावा रूस का की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल 18% जो ये हिस्सा है यूक्रेन का वो पुतिन कब्जा चुके हैं। जनरल सिवाच इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि ईस्टर्न रीजन जो है वो सबसे ज्यादा टारगेट पर पुतिन के रहा है और अब ये जो 4 बड़े प्रांत हैं उनको खुद में मिला लेने का दावा रूस कर रहा है। पहले भी वो इस पर दावा ठोक चुका है कि ये सब कुछ अब रूस में शामिल हो गया। डोनेस्क है, लुहांस्क है, जपोरीजिया है। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या ये वाकई उतनी बड़ी जीत है जिसके लिए इतना बड़ा अटैक किया गया रूस की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता ऐसे देखना पड़ेगा कि ईस्टर्न क्रेसेंट बोलते हैं जिसको, जहां लुहांस्क है, डोनेस्क है, जापोरिजिया, खारासोन जैसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 24 फरवरी को स्टार्ट हुए थे, सबसे पहले ये इलाका रूस ने जीत लिया था और उसके बाद उसने प्लेबेसाइट कराया और वहां पर 90% पॉपुलेशन ने ये कहा कि हम रूस के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये इलाके में 60 से 70% जो लोग हैं वो रशियन स्पीकिंग है, 16% के पास रशियन पासपोर्ट था। तो ये एक प्रकार से बफर जोन है। अगर कोई सोल्यूशन निकले भी गा रूस और यूक्रेन के बीच में तो यही होगा। ये जो 18 से 20% का जो इलाका है रूस अभी अपने साथ मिला लिया है वो रूस के पास रहेगा और जो है बाकी इलाके में बातचीत हो सकती है, क्योंकि तभी कोई सफल एक प्रकार पीसफुल नेगोशिएशन हो सकता है। इस इलाके को नहीं छोड़ेगा। मगर अभी रूस क्या ट्राई कर रहा है, जो अभी तक जो उन्होंने जीता है लुहांस्क, डोनेस्क और जापोरिजिया, खारासोन, मगर वो चाहता है कि उसके आगे जो है ओडिशा को भी जीते, जिससे ब्लैक सी से यूक्रेन को कट ऑफ कर दे, उसको लैंडलॉक बना दे। मगर लड़ाई वहां बहुत जोरों से चली हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा रूस और यूक्रेन के बीच में तो ये जो 4 रीजन हैं जो रूस ने अपने साथ मिला लिए हैं वो रूस में ही रहेंगे, जिस प्रकार से क्रीमिया रहा है, और फिर बातचीत कुछ हो सकती है। आपने बताया कि यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग भी प्रो रशिया रहे हैं, तो ऐसे में ये आगे भी देखा जा सकता है। आप बने रहे हमारे साथ। देखिए यूक्रेन से पलायन पर यूएनएचआरसी की जो रिपोर्ट आई है वो बताते हैं। यूक्रेन से 45% आबादी का पलायन हो चुका है। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट ये कहती है कि 1 करोड़
86 लाख लोगों ने यूक्रेन इस जंग के हालात के बीच छोड़ दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है वो वाकई अपने आप में गंभीर है और परेशान करने वाली है जाहिर तौर पर, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि 1,86,00,000 लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। जंग से जो हालात बने हुए हैं उसमें हर पल जिंदगी खोने की दहशत है, डर है और साथ ही साथ लोग सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि उनके घर तक तबाह हो चुके हैं। ऐसे में ये जो रिपोर्ट है वो वाकई बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये लोग पलायन यहाँ से कर चुके हैं। और चलिए आपको ये भी बताते हैं कि यूएनएचआरसी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो ये जब देखेंगे आप, ये जो बातें यूएनएचआरसी की रिपोर्ट में कही गई है वो अपने आप में बताती है कि युद्ध की त्रासदी क्या होती है और कौन होता है जो सबसे ज्यादा इस युद्ध की त्रासदी में परेशान होता है। तो वो होते हैं सिर्फ आम लोग। एक साल में यूक्रेन से जो पलायन है, 1,86,00,000 लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। 24 फरवरी 2022 से 14 फरवरी 2023 तक का ये डेटा है, जिसमें यूक्रेन की 45% आबादी का जो देश से है पलायन हो चुका है। तो एक साल में यूक्रेन ने क्या कुछ खोया है और यूक्रेन के लोग कितने परेशान हुए वो देखिए 2021 की जनगणना में यूक्रेन की जो आबादी थी वो 4.1 करोड़ थी। 80 लाख रिफ्यूजी का अब तक यूरोपीय देशों में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। ये साफ साफ बताता है कि लोग कितनी तेजी से यहाँ से निकले हैं। यूरोप के अंदर सबसे कम समय में ये सबसे बड़ा पलायन है। तो इसको इस तरीके से भी समझें कि जो लोग यूक्रेन से निकले हैं वो यूरोप के अलग अलग देशों में पनाह लिए हुए हैं। जनरल सिवाच इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब भी जंग इस तरीके की होती है सबसे ज्यादा जो जीवन प्रभावित होता है वो उन लोगों का होता है जिनका इस जंग से कोई वास्ता ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, सच्चाई यह है कि ये लड़ाई है रूस वर्सेस नाटो और अमेरिका यूरोप की, और यूक्रेन तो एक मोहरा बन गया है। और सच्चाई यह है रूस के जो बम्बार्डमेंट के कारण मिसाइल और रॉकेट फायर हुए हैं उससे बर्बादी बहुत हुई है यूक्रेन में, और यूक्रेन से लोग जो है पलायन करके यूरोप की तरफ गए हैं। और आपने ठीक बोला, इनकी पॉपुलेशन 4.1 करोड़ थी, करीब करीब 1,86,000 के करीब लोग वहां से चले गए हैं। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि सच्चाई है आम आदमियों पे ज्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ है, बच्चों पे, बूढ़ों पे, औरतों पे, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत हुआ है। मगर ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि यूक्रेन को हथियार देता जा रहा है नाटो और अमेरिका, और इसलिए जंग लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। ये लंबाई खिंच रही है। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि रूस में भी अब तक का सबसे बड़ा पलायन हुआ है, सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं हुआ है। इस पर भी आपसे समझूंगी सर, क्योंकि एक साल में 10 लाख लोगों ने रूस छोड़ दिया है। मार्शल लॉ के डर से 10 लाख ने रूस छोड़ दिया है। तो देखिए जितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है, रूस को भी उससे कम नुकसान नहीं हुआ है। रूस में भी पलायन हुआ है और ये रिपोर्ट की बताती है कि मार्शल लॉ के डर से 10 लाख लोगों ने रूस छोड़ा है। एक साल में 10 लाख लोगों ने रूस छोड़ दिया है और बाकी दूसरे देशों में जाके उन्होंने पनाह ली हुई है। और ये 10 लाख लोग हैं जिन्होंने पिछले एक साल में, यानी कि 24 फरवरी 2022 से लेकर के 14 फरवरी 2023 के अंदर अपना घर बार, अपना कामकाज, अपना देश, सब कुछ छोड़ दिया है। तो हमने आपको यूक्रेन के पलायन के बारे में बताया। अब रूस में भी जो रिकॉर्ड तोड़ पलायन हुआ है उसके बारे में बताते हैं। तो युद्ध के एक साल में 10 लाख लोगों ने रूस छोड़ दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा कजाकिस्तान और आर्मेनिया पहुंचे हैं ये रशियन लोग जिन्होंने रूस छोड़ा है। इसके अलावा इसको इस तरीके से देखें कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और फिनलैंड भी, ये जो पलायन करने वाले लोग हैं यहाँ पर भी वो पहुंचे हैं। रूस के अरबपतियों ने यूएई और इजराइल में पलायन किया। जिनके पास पैसे थे यूएई या इजराइल चले गए। डर क्या है? मार्शल लॉ का डर है और बॉर्डर बंद होने के डर से ये पलायन लोगों ने किया है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि रूसी क्रांति 1917 में भी इतने लोगों ने रूस नहीं छोड़ा था। सोवियत संघ के टूटने पे, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तब भी इतना पलायन नहीं हुआ था जितना पलायन पिछले एक साल में हुआ है। जनरल सिवाच, तो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस में भी जबरदस्त पलायन हुआ है। लोगों को किस बात का डर है जो लोग इतनी बड़ी संख्या में देश छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? अभी तक जो लड़ाई है ये यूक्रेन के अंदर ही है, रूस के अंदर अभी तक आई नहीं है। मगर जब से क्रीमिया का करेक्ट ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया और 2-3 सबोटाज एक्शन जो हैं एयरफील्ड में रूस में, तो अब रूस को भी डर है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन रूस पे हमला ना करे और एक जो प्रकार से रिप्लाई करेगा तो उनके भी जो सिटीज हैं वो भी टारगेट हो सकती है। तो जो लोग डर रहे हैं वो 2 वजह से है। एक तो हो सकता है वो भी है कि उनको आने वाले समय में डर लगता है कि यूक्रेन जो है अब रूस पे भी एक प्रकार से फायर करेगा। तो सबसे बड़ा डर है, उनको लगता है कि ये मार्शल लॉ लाया गया है, उससे उनकी जो इंडिपेंडेंस गर्व होगी उनको फोर्स किया जाएगा फौज में ज्वाइन करने के लिए या अपनी एसेट डिक्लेयर करने के लिए। जो डर है उसके कारण वो निकल रहे हैं। एक तो लड़ाई का डर और एक मार्शल लॉ का डर। वो नहीं चाहते कि जो रूस की फौज में जाएं, क्योंकि जो कंस्पिरेशन आर्मी है। सही कह रहे हैं आप सर, और यही डर लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल सिवाच हमसे इस तमाम बातचीत के लिए।